वेलकम बैक क्लास 12th। तो आज हम शुरू करने वाले हैं कलर कोडिंग इन रेसिस्टेंस। तो एक कलर्स लिखे होंगे, इसके हिसाब से आपको रेसिस्टेंस बतानी होगी। तो यहाँ पे ये कलर्स हैं। बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैड वेरी गुड वाइफ, ये सेंटेंस है। तो ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे और वाइट। उसके बाद गोल्ड, सिल्वर एंड नो कलर, ये आगे होंगे। देखो, सबसे पहले ये नंबर्स याद करने हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये मल्टीप्लाई है, 10 टू द पावर करके लगानी है। हाँ, 10 टू द पावर 0, 10 टू द पावर 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरीके से। फिर अगर पीछे से सिल्वर, गोल्ड या नो कलर होगा तो ये टॉलरेंस बताएगी। तो टॉलरेंस प्लस माइनस कितना ऊपर जा सकता है, +-5%, +-10%, +-20%। अब जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन है, ठीक है। ये कुछ कलर लिखे हैं। सबसे पहले क्या लिखा है, ब्राउन। तो पहले हम ब्राउन का नंबर उठाएंगे जो कि है 1, तो यहाँ पे लिखा 1। फिर है ब्लू, तो फिर हम ब्लू का नंबर उठाएंगे, ठीक है। ब्लू का नंबर हमारे पास कितना है, यहाँ पे देखो ये 6, तो हमने कितना उठाया 6। मल्टीप्लाई, पहले दो नंबर उठाएंगे, उसके बाद तीसरे कलर के लिए हम मल्टीप्लाई लगवाएंगे। मल्टीप्लाई येलो, येलो कितना है 10 टू द पावर 4, तो यहाँ पे लगाएंगे 10 टू द पावर 4। देन उसके अलावा कोई कलर नहीं है, नो कलर, तो +-20%, ये हमें टॉलरेंस बता देगी इसकी, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी, कंडक्टिविटी एंड इलेक्ट्रिकल फील्ड। तो एक हमारे पास सर्किट है, इसमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो करंट की अपोजिट डायरेक्शन में आते हैं, तो उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो करंट की डायरेक्शन में ही जाता है। अब I इक्वल टू होता है NEA/VD, ये हमने पढ़ चुके हैं। और VD का फॉर्मूला होता है EE/τ/m। तो अगर मैं इस वैल्यू को यहाँ पे मर्ज करूँ, मतलब NEA तो वैसे ही रहेगा, VD की जगह लिख दूँ EE/τ/m। तो फिर I/A मतलब करंट पर यूनिट एरिया इज नोन एज करंट डेंसिटी। तो इस साइड मैंने क्या करा, एरिया इसको इसके नीचे भेज दिया। बाकी N E², τ, E और M, ये बाकी सब चीजें एज इट इज चल रही हैं, ठीक है। N E², E, τ और M, बाकी में कोई चेंज नहीं करा। अब ये वाला जो फॉर्मूला है, इसको यहाँ देखो, रो मतलब रेजिस्टिविटी, हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, M/NE² और τ। तो ये वैल्यू को अगर ध्यान से देखोगे, ये इसका अपोजिट है। तो हम क्या करेंगे, इसको उल्टा लिख देंगे, ये वैल्यू को उल्टा लिख देंगे 1/रो। एंड 1/ रेसिस्टिविटी अगर बात करेंगे तो उसको हम लोग कंडक्टिविटी बोलते हैं। तो फिर इसकी जगह पे आ जाएगा सिग्मा, तो जे हो जाएगा सिग्मा इंटू ई। ये रिलेशन है किसके बीच में, करंट डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड और कंडक्टिविटी के बीच में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ की लिमिटेशन है, आप जैसे जैसे V बढ़ाओगे I भी बढ़ेगा, पर एक लिमिट पे पहुंच के करंट जैसे ही बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो वो बहुत ज़्यादा हीट भी प्रोड्यूस करने लग जाएगा। बहुत ज़्यादा करंट होने की वजह से बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, जिससे रेसिस्टेंस बढ़ेगी। फिर रेसिस्टेंस बढ़ने की वजह से करंट उसके बाद फिर से कम होने लग जाएगा। तो जितने बहुत ज़्यादा पोटेंशियल बढ़ाने पे ओम्स लॉ फिर एप्लीकेबल नहीं है। फिर उसके बाद पोटेंशियल तो आप बढ़ाते रहोगे, पर करंट उसके बाद फिर घटने लग जाएगी। जो डायोड होते हैं, लाइट एमिटिंग डायोड्स, ये भी ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते। जो थ्राइस्टर्स होते हैं, जैसे कि एसी में डिवाइस लगी होगी जो टेम्परेचर सेंस करते हैं, जैसे मान लो आपका एसी 22 पे है, तो वो आते उसको कट मार देगी, तो उसको हम बोलते हैं थायोस्टर्स। ये टेम्परेचर सेंसिटिविटी के काम करते हैं, तो ये भी ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास रेसिस्टर इन सीरीज। तो कॉम्बिनेशन है हमारे पास सीरीज वाले कनेक्शन का, तो हमें इसका फॉर्मूला ड्राइव करना है, क्यों क्या आएगा। अब देखो, हमें ये पता है कि सीरीज में करंट तो सब में सेम जाएगी, पर पोटेंशियल सबको अलग अलग मिलेगा। इसलिए अगर मैं यहाँ पे ओम्स लॉ लगाऊं तो मैं बोलूंगा V1 इज इक्वल टू IR1, V2 is equals to IR2, V3 is equals to IR3। अब यहाँ पे हम अगर V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस इनको जोड़ेंगे तो ये जोड़ के कितना आएगा, V। जितना पोटेंशियल अंदर है टोटल वापस से उतना ही हो जाएगा। अब इनकी वैल्यू रखते हैं, IR1, IR2, IR3 इज इक्वल टू V। यहाँ से I कॉमन निकालते हैं तो बनेगा R1 प्लस R2 प्लस R3 इज इक्वल टू V। तो फिर अगर I को नीचे भेजा मैंने
तो ये क्या बन जाएगा, V अपॉन आई। एंड V अपॉन आई को ही हम लोग क्या लिख सकते हैं, R लिख सकते हैं, तो ये बन गया R। इसका मतलब सीरीज कनेक्शन में जो रेसिस्टेंस है उसको आप डायरेक्टली जोड़ सकते हो, R1 प्लस R2 प्लस R3 करके। बाकी ये तुम्हें ध्यान रखना है, सीरीज में जो रेसिस्टेंस जुड़ती हैं वो बड़े वाले से भी जो आंसर है वो बड़ा ही आता है। एग्जाम्पल के लिए मान लो R1 था 2 ओम, ये था 3 ओम और ये था 4 ओम, तो टोटल जो रेसिस्टेंस बनेगी वो हो जाएगी 9 ओम। अब ये 9 ओम जो आंसर है वो बड़े वाले से भी बड़ा है, तो जो सीरीज कनेक्शन होता है उसमें जो रेसिस्टेंस का आंसर आता है टोटल का, वो बड़े वाले से भी बड़ा निकल के आता है। देन दूसरे टाइप का कॉम्बिनेशन होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसमें क्या होता है कि आपके पास हर एक कनेक्शन में अलग अलग करंट जाती है, पर सबको पोटेंशियल सेम मिलता है, इसलिए हम अपने घर में यही वाली फिटिंग करते हैं। तो फिर हम यहाँ पे बोलेंगे I1 जो होगा वो V अपॉन R1 होगा, ओम्स लॉ पढ़ा है ना, V इक्वल्स टू आई आर। तो फिर V अपॉन R जो होगा वो क्या देगा, I देगा। ऐसे I2 क्या होगा, V अपॉन R2। ऐसे I3 क्या होगा, V अपॉन R3। सबको जोड़ लेंगे तो I1 प्लस I2 प्लस I3 जोड़ के वापस से करंट कितनी दे देगा, जितनी करंट ने एंट्री मारी है उतनी ही करंट एग्जिट भी मारी। अब इनकी वैल्यू रखते हैं, V अपॉन R1, V अपॉन R2, V अपॉन R3, सामने की तरफ पे I। सब में से V कॉमन आ जाएगा तो क्या बच जाएगा, 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, सामने की तरफ पे I। तो फिर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 का आंसर हो जाएगा I अपॉन V। और अगर मैं यहाँ से I अपॉन V का आंसर निकालता हूँ, मतलब V को इसके नीचे भेज देता हूँ, हाँ, तो ये क्या निकल के आएगा, तो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 की वैल्यू आएगी 1 अपॉन RP। तो पैरेलल में जो रेसिस्टेंस है उनको अपॉन में जोड़ा जाता है। यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए मैंने R1 मान लिया 2, R2 मान लिया मैंने 3 और R3 मान लिया मैंने 6। तो ये क्या होगा, 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 6 इज इक्वल टू 1 अपॉन R पैरेलल। एलसीएम आएगा 6, ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 6 अपॉन 6 हो जाएगा, तो लास्ट में 1 आंसर आ जाएगा। पर ध्यान रखना तुम्हें ना आंसर को उल्टा जरूर करके आना है, हाँ, क्योंकि तुम 1 अपॉन R नहीं निकाल रहे हो, तुम्हें R की वैल्यू निकालनी है, तो उसको पलट देना। हाँ, वो बात अलग है कि 1 का उल्टा 1 ही होगा, तो इसका आंसर जो है वो 1 ओम आएगा। मतलब पैरेलल कनेक्शन में जो आंसर है वो सबसे छोटी वाली वैल्यू से भी छोटा आंसर आता है, ये याद रखना है हमने। तो नेक्स्ट टॉपिक है EMF, टर्मिनल पोटेंशियल एंड इंटरनल रेसिस्टेंस। देखो, जब मैं मार्केट से एक बैटरी लेके आया, एक सेल लेके आया, उस सेल का मान लो पोटेंशियल जो था वो 2 वोल्ट था, ठीक है, और इस सेल से अभी कोई भी करंट बाहर नहीं आ रही है। तो जिस समय किसी भी सेल से कोई करंट ड्रॉ ना की जाए, उस समय जो इसका पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसी को हम EMF बोल देते हैं। लेकिन जैसे ही इसमें से करंट बाहर आनी शुरू हो जाती है, इसके यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस लगी है R, अब इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है जिसको हम बोलेंगे अब हम लोग टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। जब किसी बैटरी से करंट आना चालू हो जाता है उस समय जो बैटरी की वोल्टेज शो होगी उसको बोलेंगे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन अगर बैटरी से करंट बाहर नहीं आ रहा है तो उस समय जो बैटरी का पोटेंशियल है उसको हम बोलेंगे उसका EMF। अब तो बात ये आई, जैसे ही करंट आ रहा है तो EMF बड़ा है और टर्मिनल पोटेंशियल कम क्यों हो रहा है, क्योंकि जैसे ही इसको चालू करेंगे इसके अंदर भी एक इंटरनल रेसिस्टेंस लगी हुई है। मतलब हर एक बैटरी के अंदर एक रेसिस्टेंस है जो कि उसको बोलते हैं वो बैटरी की इंटरनल रेसिस्टेंस है, क्योंकि जब बैटरी चालू होगी तो अंदर भी तो कुछ ना कुछ करंट कंज्यूम हो जाएगा, इसलिए हम उसको बोलते हैं इंटरनल रेसिस्टेंस। तो रिलेशन हम क्या बोलते हैं कि भाई
V जो है वो कैसे बनेगा, देखो पूरे सर्किट में करंट तो कितना जाएगा, I ही जाएगा, ये बाहर का लोड है, ये इंटरनल है, तो होगा E माइनस आई आर, मतलब मैक्सिमम E था, उसमें से इंटरनल वाली वोल्टेज कितनी होगी, V इक्वल टू आई आर होता है ना, तो E माइनस आई आर, तो ऐसे हम फिर टर्मिनल पोटेंशियल निकालेंगे। लेकिन अगर बैटरी को चार्ज करना है, मान लो कोई बैटरी ऐसी जिसको चार्जिंग में लगाना है, तो फिर होगा V इक्वल टू, ये अप्लाइड वोल्टेज होगी, हाँ, जो तुम बाहर से अप्लाई करोगे, तो ये अप्लाइड होगी, तो ये हो जाएगा E प्लस आई आर, फिर ये हो जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास रिलेशन बिटवीन E V इंटरनल रेजिस्टेंस यानी कि स्मॉल आर एंड कैपिटल आर। तो ये एक बैटरी है, इससे करंट I बाहर को निकली, बाहर एक रेजिस्टेंस लगी है R, और करंट वापस गई, और इन अंदर एक रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू है स्मॉल r। अब हमें ये तो पता है कि ओम्स ने कहा था कि V इक्वल टू होता है आई आर, ओम्स लॉ तो यही पढ़ाया गया था हमें कि V इक्वल टू आई आर होता है। चलो तो फिर हम यहाँ पे शुरू करते हैं कि पहले R क्या होगा। अगर मैं R टोटल की बात करूँ तो ये कैसा कॉम्बिनेशन है, सीरीज, तो ये होगा R प्लस R। तो अब यहाँ से हम क्या करते हैं, अब हम इस पूरे सर्किट की करंट निकालने की कोशिश करते हैं। देख, तो I इज इक्वल टू, इस पूरे सर्किट पे जो पोटेंशियल है मैक्सिमम वो कितना है, E, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं E अपॉन, नीचे रेजिस्टेंस को जोड़ लेते हैं जो कि क्या होगी R प्लस R, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन है। अब वहाँ पे वापस चलते हैं, हाँ, तो V इक्वल टू यहाँ पे लिखो E R प्लस R मल्टीप्लाइड बाई R। अब थोड़ा सा इसको एडजस्ट करते हैं, इस R को नीचे ले आते हैं, तो इस R को इसके नीचे भी भेजते हैं और इसके नीचे भी भेजते हैं, तो बनेगा फॉर्मूला V इक्वल टू E 1 प्लस R अपॉन R। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई, देखो हमारे पास। यहाँ से अगर तुम्हें इंटरनल रेजिस्टेंस की तरफ को निकालनी है वैल्यू, तो आप ये भी निकाल सकते हो, है ना, कि इन दोनों को क्रॉस कर देते हैं, इसको नीचे ले आते हैं, तब हम यहाँ से इस R की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है ग्राफ, कि ग्राफ कैसे बनेगा, किस किस के बीच में ग्राफ बनाने हैं तुमने, V और R के बीच में। अब मान लो R की वैल्यू बढ़ रही है, ठीक है, R की वैल्यू बढ़ रही है, R की वैल्यू बढ़ेगी तो होगा क्या, ये डिवाइड होके नंबर छोटा हो जाएगा, और नंबर छोटा होगा, वो छोटा नंबर जब इसमें जुड़ेगा तो उससे जब इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर फिर बड़ा निकल के आएगा। समझ रहे हो, R क्या हो रहा है, बड़ा है, बढ़ रहा है, R के बढ़ने से क्या होगा, R अपॉन R घटेगा, R अपॉन R घटेगा तो 1 में छोटी वैल्यू जुड़ेगी, छोटी वैल्यू जुड़ेगी तो जब E को डिवाइड करेंगे तो वैल्यू ऑटोमेटिकली कम आएगी। इसका मतलब R के बढ़ाने से V भी बढ़ रहा है। जब मान लो R और R बराबर हो गए, यानी कि स्मॉल r और कैपिटल R बराबर हो गए, तो ये तो कट जाएंगे, तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, तो उस समय आंसर कितना मिलेगा, E अपॉन 2। और एक टाइम ऐसा आएगा कि तुम बढ़ते 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 V किसके बराबर हो जाएगा, E। अब V जो है वो E से ऊपर तो जा नहीं सकता ना, क्योंकि मैक्सिमम आपको इतना ही आंसर मिल सकता है इस बैटरी से, तो फिर उसके बाद ग्राफ जो है वो सीधा हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद आप R को कितना ही बढ़ा लो, V जो है वो बढ़ने वाला उसके बाद नहीं। अच्छा, अगर मान लो उन्होंने कहा कि EMF और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बीच में रिलेशन बनाओ, तो हमें पता है कि EMF का क्या मतलब है, जब सर्किट से कोई करंट ड्रॉ नहीं हो रही हो, जब सर्किट से करंट ही नहीं आ रही, तो इसका क्या मतलब, तो भले तुम बाहर की रेजिस्टेंस को कितना ही बढ़ा लो, तुम्हारे EMF में कोई भी चेंज उससे वहाँ पे नहीं होने वाला है, क्योंकि इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। आई होप ये वीडियो तुम्हें हेल्प करेगी आगे पढ़ने के लिए। बाकी मिलते हैं तुमसे अगली वीडियो में। नए हो तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लो।